हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, जहाँ पे हमने पढ़ा कि पृथक्करण क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों जरूरी है पृथक्करण करना और क्यों इसकी अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इसके अलग अलग विधियों को डिस्कस किया था। जैसे कि सबसे पहले था हैंड पिकिंग, यानी कि हस्त चयन, जहां से हाथ से चयन करके जो इम्प्योरिटीज है उनको अलग किया जाएगा, पहली विधि। दूसरी विधि हमने पढ़ी थी थ्रेसिंग, जहां पर डंठल से अनाज के दानों को अलग किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड से और मॉडर्न मेथड दोनों से। मॉडर्न मेथड में जो बुलॉक्स हैं और जो मशीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड में जो है गट्ठर बना करके अनाज का, उसको डंठलों का गट्ठर बना करके उसको जो है किसी सरफेस पर, किसी हार्ड सरफेस पर पीटा जाता है, जिससे कि जो अनाज के दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर टेक्निक पढ़ी थी हमने विनोइंग। विनोइंग थ्रेसिंग के बाद की जाती है और थ्रेसिंग बच्चों हार्वेस्टिंग के बाद की जाती है। ठीक है, तो विनोइंग जो टेक्निक है वहां पर जो अनाज है उसको हवा में उछाल करके या थोड़ा हाइट से नीचे की तरफ फेंका जाता है, ताकि जो भारी अन्न के कण हैं, अनाज के कण हैं, वो अलग हो जाएं और जो हल्की इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाएं। ठीक है, तीसरा मेथड ये था। चौथे मेथड की अगर हम बात करें तो वो था सीविंग, जहां पर छलनी से छान करके अलग किया जाता है इम्प्योरिटीज को। फिर हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन, डिकैंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, कोआगुलेशन, लोडिंग। इसके अलावा हाँ, ये सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में इन्हें समझा था और अच्छे से इनको समझ करके डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेथड है हमारा वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे, जैसे गीले कपड़े होते हैं तो आप उनको सुखाते हो, है ना, रस्सी पे टांग देते हो सुखा करके। ठीक है, लेकिन आपने गौर किया है कि कपड़े पहले गीले होते हैं तो सूख जाते हैं, मतलब पानी जो है वो गायब हो जाता है एकदम से। धूप से जब भी धूप पड़ती है तो पानी गायब हो जाता है। ठीक है, एकदम से। तो हो क्या रहा है, पानी गायब कहाँ हो रहा है? ये आपने देखा, जब आप नहाते हो तो बाल गीले होते हैं, कुछ समय बाद आप देखोगे तो बाल जो है पूरे सूख जाते हैं, है ना। तो हम जैसे ब्लो ब्लो भी करते हैं, ब्लो ड्रायर जो है अपने बालों पर लगाते हैं, जिससे क्या हो जाए, बाल जल्दी सूख जाए। ठीक है, चलो, तो ये जो बाल सूखते हैं तो असल में होता क्या है कि बालों में जो पानी है वो गायब हो जाता है। सूखने का मतलब यही तो है ना। जैसे हमारे कपड़े हैं वो गीले हैं, तो वो गीले हैं, हम उनको सुखा रहे हैं, तो सुखाने का मतलब क्या है कि उनमें जो पानी है उसको अगर हटा दिया जाए तो वो कपड़े अपने आप ही सूख जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, ये तो सही है, इतना तो हम समझ गए कि जो सुखाना है मतलब पानी को हटाना। तो ये जो प्रोसेस है, आपने ध्यान दिया होगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। इवेपोरेशन ये प्रोसेस है। अब इवेपोरेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। अब आप कहोगे कि ये क्या नई चीज है, सरफेस फिनोमेना, है ना। देखो, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, बॉइलिंग है, सब फिनोमेना तो है, लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो ये एक सरफेस फिनोमेना है। अब सरफेस फिनोमेना हम क्यों कह रहे हैं, देखो, अच्छा, बॉइलिंग की अगर हम बात करें, है ना, जब हम पानी को उबालते हैं गैस जला करके, यानी कि बाहर से हीट दे करके, ठीक है, पानी को उबालते हैं, तो पानी क्या होता है, पानी कभी भी इवेपोरेट करता है और इवेपोरेशन में भी इवेपोरेट ही कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या होगा? देखो, बॉइलिंग में हम नीचे से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे इसको हीट दे रहे हैं, आग यहाँ पर दे रहे हैं, जो भी है हीट दे रहे हैं, तो नीचे का जो वाटर है पहले वो बॉयल होना शुरू करेगा, है ना। आपने बबल्स देखे होंगे, तो ये गैस के बबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे नीचे से पानी बॉयल होना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर से पानी क्या होगा, इवेपोरेट होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे से पानी जो है वो पहले हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम सिर्फ इवेपोरेशन की बात करते हैं तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो ऊपर का पानी है पहले वो इवेपोरेट होगा। ठीक है,
फिर नीचे वाली जो लेयर है, दूसरी लेयर, फिर वो इवेपोरेट होगी, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर लास्ट में बॉटम का जो पानी है वो इवेपोरेट होगा। यानी कि सरफेस फिनोमिना क्यों है कि पहले सरफेस का वाटर इवेपोरेट होगा। अब इसके पीछे का साइंस ये है कि जैसे आप मान लो किसी भी कंटेनर में आपने पानी भरा है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, तो सन की रेज है, अगर सन की रेज नहीं भी है, मान लो सन की रेज है, अगर नहीं भी है तो भी सरफेस का ही वाटर इवेपोरेट होता है पहले। तो सन की रेज इस पानी के सरफेस पर पड़ेंगी, है ना, ऊपरी सरफेस पर, जो ऊपर की जो लेयर है उस पर पड़ेंगी। जिस पर ये जो ऊपर की जो लेयर है उन पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल बोल लें अगर हम, ठीक है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, पूरा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और गर्म होने लगते हैं, जिस वजह से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी किसे कहा जाता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूव करने की एनर्जी। जो भी चीज अगर मूव कर रही है यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या है, मूव करने की एनर्जी। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसे डिटेल में। तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, ठीक है। ये हमें दिखेगा नहीं लेकिन होता है ऐसे, वाइब्रेट होने लगते हैं। और फिर ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, देखो नीचे वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ भी तो ये जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ है उनको ये छोड़ देते हैं, और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके खुद क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है अब वो सरफेस पर आ जाते हैं, फिर अगेन सेम साइकिल चलती रहती है कि ये अब सन की रेज को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर ये इवेपोरेट होंगे। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ये इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है। अब इवेपोरेशन, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या फैक्टर है, देखो सबसे पहले इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया, इवेपोरेशन क्या है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है कि देखो बॉइलिंग में हमें हीट देनी पड़ रही है एक्स्ट्रा, ठीक है, जबकि इवेपोरेशन में हम हीट दे ही नहीं रहे, अपने आप ही सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम सन है जो, ये भी तो हीट दे रहा है ना, लेकिन अगर हम सन की बात ना करें, हम जो है एक कंटेनर में पानी किसी डार्क रूम में रख दें या अपने घर के अंदर रख दें, घर के अंदर थोड़ी ना सन की रेज आ रही है, तो घर के अंदर रख दें, तो भी कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो पानी है वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या है दोनों में, जहां पर थोड़ा बहुत इसे हीट मिल रही है वहां पर इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, हाई होगा, यानी कि जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा। और जहां पर ज्यादा अंधेरे वाला रूम है, डार्क रूम है, बिल्कुल भी जो है सन की रेज नहीं है, या अगर ठंडियों का सीजन है यानी कि हम कहें विंटर सीजन है, तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इवेपोरेशन होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, है ना। सर्दियों में भी तो आप नहाते हो तो बाल गीले रहते हैं लेकिन फिर भी सूख जाते हैं ना, किस वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। चलिए, तो इवेपोरेशन हमेशा होगा लेकिन रेट में जो है वो डिफरेंस आएगा। जैसे अगर हीट मिलेगी, धूप है, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, अगर हीट नहीं मिल रही, धूप नहीं है, तो इवेपोरेशन होगा लेकिन बहुत धीमे रेट से। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है हीट, अगर हीट ज्यादा मिल रही है तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, और अगर हीट कम मिल रही है तो कम इवेपोरेशन होगा। दूसरा है सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। अब सरफेस एरिया कैसे, देखो सरफेस एरिया में ऐसे डिफरेंस है, एक कंटेनर है ऐसा और एक कंटेनर लिया है हमने ये वाला, ठीक है। अब इसमें है 1 लीटर पानी और इसमें भी 1 लीटर पानी है, दोनों कंटेनर में क्या है, 1 लीटर पानी है, ठीक है, ए वाला और बी वाला। तो ये ए वाला है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, और ये ए वाला है, इसमें 1 लीटर पानी है, और ये जो बी वाला है इसमें भी 1 लीटर पानी है। तो दोनों में से जल्दी पानी इवेपोरेट किसका होगा, किसका होगा जल्दी पानी, दोनों को एक ही जगह पर रखा गया है, तो जल्दी पानी किसका इवेपोरेट होगा, ए वाले का या बी वाले का। देखो पानी तो दोनों में बराबर है ना, लेकिन सरफेस एरिया दोनों का क्या है, डिफरेंट है।
आप अगर देखो तो इसका सरफेस एरिया काफी बड़ा है और इसका सरफेस एरिया काफी छोटा है, जिससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर एक टाइम में, जैसे हमने कहा कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि सरफेस के मॉलिक्यूल पहले इवेपोरेट होते हैं, फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल सरफेस पर आते हैं, फिर वो इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो एक बार में इतने सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे सरफेस के सारे, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक बार में इतने ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, फिर दूसरी बार में ये वाले मॉलिक्यूल, और लगभग 3-4 बार में सारा इवेपोरेशन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इवेपोरेशन में टाइम लगेगा। तो सरफेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवेपोरेशन की प्रोसेस में। अब जब आप छत में कपड़े डालते हो तो कपड़े आप कैसे डालते हो, क्या आप कपड़े पूरे इकट्ठे करके डालते हो? नहीं ना, इकट्ठे करके नहीं डालते हो, क्योंकि इकट्ठे करके डालोगे तो कपड़े जो है वो आसानी से नहीं सूखेंगे, और आप जब कपड़ों को फैला करके डालते हो तो वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जब आपने फैला करके डाले हैं कपड़ों को, तो आपने उसका जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। यानी कि ज्यादा अगर सरफेस बड़ा है तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करेगा, ठीक है, जिससे कपड़े जल्दी सूखेंगे। और अगर सरफेस एरिया कम है, यानी बहुत बड़े कपड़े हैं और उनको हमने बिल्कुल ही इकट्ठा करके डाल दिया है छत पे, तो उनको सूखने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कम एरिया शो हो रहा है, एरिया कम होने की वजह से कम मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे और कम मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। क्लियर है? तो सरफेस एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवेपोरेशन में। दूसरी चीज है, अगर हम कहें हीट, तो हीट जैसे जैसे ज्यादा होगी इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है इतना? चलो, अगर हम बात करें विंड की, तो विंड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवेपोरेशन में। तो आपने देखा होगा हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि जब हवा नहीं चलती तब नहीं सूखते। तो देखो, जब हवा चलती रहेगी तो जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए, माना बाद यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो मेन इसे मानते हैं, तो यहाँ पर जैसे इवेपोरेशन हो रहा है, अब इतने पार्टिकल इवेपोरेट हो गए, यहीं आसपास ही रहेंगे ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जो इवेपोरेट हो गए हैं, है ना, एकदम से ऊपर नहीं चले जाएंगे या कहीं और नहीं चले जाएंगे, और दूसरे मॉलिक्यूल भी यहाँ पर इवेपोरेट होने लगेंगे, दूसरे वाले भी। तो ज्यादा एक ही जगह पर मॉलिक्यूल्स क्या इकट्ठे हो जाएंगे जब, तो इवेपोरेशन का रेट जो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर विंड चलेगी तो विंड की मदद से ये जो इवेपोरेट हो चुके हैं ये दूसरी तरफ को चले जाएंगे, हवा के साथ बह जाएंगे, ठीक है, जिससे कि इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि विंड के साथ साथ जब विंड होती है तो विंड की वजह से इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। अगर हम कहें ह्यूमिडिटी, तो हाँ, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से आसपास नमी है, ठीक है, इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाता है। ठीक है इतना? चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए हैं। बाकी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर कम हुआ तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इवेपोरेशन रुक जाएगा, इवेपोरेशन होगा, थोड़ा बहुत होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत कम रेट से होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इवेपोरेशन तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। अब इवेपोरेशन का सेपरेशन से क्या लेना देना है ना, इवेपोरेशन तो एक अलग टॉपिक हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझा भी है, तो इसका सेपरेशन से क्या लेना देना है वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। चलो, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके किसी घुले हुए पदार्थ को उसके विलायक से अलग करने या सांद्रित घोल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। घोल को गर्म करने से विलायक अक्सर पानी में वाष्पित हो जाता है, जिससे घुला हुआ पदार्थ पीछे रह जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए प्रयोगशालाओं और उद्योगों में घोल को सांद्रित करने के लिए किया जाता है। तो आपने लिया एक ग्लास, इसमें डाला वाटर और इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक और इसको अच्छे से घोल दिया, तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया एक सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन। तो हम सॉल्ट सॉल्यूशन इसे कह सकते हैं, यानी कि नमक का विलयन ये है जिसमें सॉल्ट है और वाटर है। ठीक है, चलो, अब सॉल्ट और वाटर इसमें है, अब हमें क्या करना है, इस सॉल्ट को और वाटर को अलग करना है। तो देखो, फिल्ट्रेशन टेक्निक से तो हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि जब हम फिल्टर पेपर लगाते हैं तो फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो ऐसे नहीं होते कि वो घुले हुए नमक को अलग कर दे।
घुले हुए सॉल्ट को वो अलग नहीं कर सकते, जिससे कि पूरा सॉल्टी वाटर ही फिल्टर पेपर से पास होकर के एज अ फिल्ट्रेट नीचे आता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन यानी कि जो टेक्निक है जहां पर हम फिल्टर का यूज करते हैं, तो उससे तो हम नमक को अलग नहीं कर सकते। इसके लिए टेक्निक है यही इवेपोरेशन वाली। तो अगर हमें नमक को घुले हुए पानी से अलग करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो, नमक और पानी का घोल बनाना है, आप घर में भी इसे कर सकते हो। ठीक है, तो बॉइलिंग से भी आप इसे कर सकते हो। अगर आप इसे रख दो कुछ समय के लिए, धूप में रख दो, ठीक है, हीट में रख दो, तो आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे पानी जो है वो क्या होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। पानी इवेपोरेट होता रहेगा और नीचे जो नमक है वो नीचे नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है समुद्रों से नमक को निकालने के लिए। समुद्र का पानी हम जानते हैं कैसे होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, यानी ये जो पानी होता है उसमें नमक घुला हुआ होता है पहले से ही। तो समुद्र के किनारे छोटे छोटे इस तरीके के बेड्स बनाए जाते हैं। इस तरीके के बेड्स बनाए जाते हैं और इन बेड्स पर भरा भरा जाता है समुद्र का पानी। ठीक है, ये बेड्स काफी गहरे होते हैं और इन गहरे बेड्स में, काफी गहरे भी नहीं, थोड़ा बहुत ही गहरे होते हैं, और इन गहरे बेड्स में ये समुद्र का पानी भरा जाता है। अब इस समुद्र के पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सन की जो रेज हैं वो इस पानी पर गिरती हैं, और ये जो पानी है ये पानी पूरा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। पानी जब इवेपोरेट होगा तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन बचेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो सिर्फ समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए इस प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नोट करो इतना। चलिए, तो इवेपोरेशन आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर इस इमेज में हमें इवेपोरेशन, बॉइलिंग दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दो प्रोसेस है, तो एक में हो रहा है इवेपोरेशन और एक में हो रहा है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में क्या हो रहा है कि रैंडम कोई भी पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, जिस नीचे से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स बॉयल होना शुरू हो रहे हैं, फिर पार्टिकल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। ठीक है, जबकि इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ यही इवेपोरेट होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है सन, ये आ रही है सन की रेज, और ये है हमारा सरफेस, वार्म सरफेस। ठीक है, अब सन की रेस की वजह से ये जो ऊपर का जो पानी है वो कैसा हो गया, थोड़ा गर्म हो गया है ना, वार्म हो गया है। अब जब ये ऊपर का पानी वार्म हो गया है तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि मूव करने की जो एनर्जी वो बढ़ेगी, और धीरे धीरे ये सारे ही क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, राइजिंग वाटर वेपर। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो इवेपोरेशन है क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना है, यानी कि पहले सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं, फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे। देखो, जैसे ये एक सरफेस है, वार्म सरफेस, तो पहले ये इवेपोरेट होगा, फिर जो नीचे वाला है वो सरफेस पे आ जाएगा, है ना, वो सरफेस बन जाएगा, फिर वो इवेपोरेट होगा, फिर ऐसे ऐसे करके इवेपोरेशन की प्रोसेस होती जाती है। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में आप डिफरेंस देख सकते हो। क्लियर है इतना? चलो, तो इतना आप नोट कर लो बच्चों, इसको आप ये बना सकते हो अपनी कॉपी में, जिससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा।
आगे देखते हैं, इवेपोरेशन को ही पढ़ेंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे पदार्थ को वापस प्राप्त करने चाहते हैं जो घुल गया हो। तो ऐसे पदार्थ को वापस प्राप्त करना है जो घुल गया हो। जैसे अगर हम कहें कि एक बीकर में हमने पानी लिया है और जल लिया है ना, जल में डाल दिया है हमने रेत, ठीक है, उसे घोल दिया है, तो क्या इसके लिए भी हम इवेपोरेशन का उपयोग करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए? तो देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में घुले हुए हैं, क्या जल और रेत आपस में घुल जाते हैं? नहीं घुलते, है ना। दोनों कैसे हैं? एक होमोजीनस मिक्सचर नहीं है। कैसा मिक्सचर है? एक हेट्रोजीनस, यानी कि विषमांगी मिश्रण ये होता है। तो रेत जो है वो जल में नहीं घुलती, ठीक है। रेत के जो पार्टिकल्स है वो साइज में बड़े भी होते हैं, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर हम इवेपोरेशन का जो मेथड है वो यूज क्यों करेंगे? यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, जहाँ पर फिल्टर पेपर की मदद से हम आसानी से रेत को पानी से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो इवेपोरेशन की आवश्यकता कहाँ पर है, कहाँ पर हम यूज करते हैं? हम इवेपोरेशन का यूज वहां पर करते हैं जहां पर दो पदार्थ आपस में घुल गए हो। जैसे कि नमक और पानी का सॉल्यूशन है, चीनी और पानी का सॉल्यूशन है। जो दो चीजें आपस में घुल गई हो तो उसमें से एक अगर हमें प्राप्त करना है तो हम जो है इवेपोरेशन मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में तरल पदार्थ गर्म करने पर गैसीय रूप में बदल जाता है। तो प्रोसेस में क्या होता है कि जो तरल पदार्थ है, सॉल्यूशन होगा, उसमें एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा, ठीक है। जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉलिड है वो एज अ रेजिड्यू नीचे बच जाता है। जैसे फिल्ट्रेशन में होता था, तो फिल्ट्रेशन में तो कोई हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो है हम हीट भी कर सकते हैं और जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमें चीनी और पानी का हमने एक मिश्रण बनाया और उसको घोल दिया, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन बनाया, शुगर यानी कि चीनी, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, यानी कि शुगर का विलयन यानी कि चीनी और पानी मिला हुआ है जिसमें। तो इसमें से हमें चीनी को अलग करना है। अब आप जानते हो चीनी तो घुल गई है इसमें अच्छे से, तो अलग कैसे करेंगे? हम करेंगे इवेपोरेशन। तो पानी जो है वो अलग हो जाएगा और चीनी अलग बच जाएगी। वैसे ही हम नमक को भी कर सकते हैं, करते ही हैं नमक को भी, ठीक है। चलो क्लियर है इतना? तो देखो ओशियन का सरफेस है और कैसे सन की रेज यहाँ पर पड़ रही है और कैसे इवेपोरेशन हो रहा है। तो देखो समुद्र में, ये आपके एनसीईआरटी में भी ये इमेज है। तो देखो समुद्र है, समुद्र के किनारों पर देखो इस तरीके के सी बेड्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और ये गहरे हैं, ज्यादा गहरे भी नहीं है। इनमें भरा जाता है पानी, समुद्र का पानी इनमें भरा जाता है। अब क्या होता है, देखो समुद्र का पानी जब हम इनमें भरते हैं तो ऊपर से जो सन है, सन की रेज इन पर पड़ेगी, जिस वजह से ये जो पानी है ऊपर ऊपर जो इसका सरफेस है वो वार्म होगा, गर्म होगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब जैसे ही पानी इवेपोरेट हो गई होगा तो जो सी बेड्स हैं उनमें सिर्फ बचेगा नमक, जैसे आपको दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट है ना, तो व्हाइट व्हाइट नमक सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा, बाकी पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा और इस तरीके से हमें नमक मिलता है। फिर इस नमक को रिफाइन करके आगे जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संघनन की प्रक्रिया पढ़ने से पहले एक बार आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं संघनन की प्रक्रिया की। अब संघनन की प्रक्रिया है क्या, इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर बाकी से फिर बाद में अपने आने वाले अगले सेशन में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे आप फ्रिज से जब कोई बॉटल निकालते हो, ठीक है, फ्रिज से आपने कोई बॉटल निकाली जिसमें पानी भरा हुआ है, फ्रिज से निकाली है, पानी भरा, पानी अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉटल जैसे ही आप बाहर निकालते हो फ्रिज से ठंडे पानी की बॉटल, तो आप देखते हो इसके किनारों पर जो है पानी की बूंदें कहीं से आ जाती हैं, पानी की बूंदें। तो क्या आपने कभी सोचा है, पानी तो बॉटल के अंदर है, जब फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं तो पानी इसके बाहर कैसे आ रहा है ना?
कैसे आ रहा है? तो ये ही होता है कंडेंसेशन। ये पानी कहाँ से आ रहा है? कंडेंसेशन की वजह से आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।